और खबरों की शुरुआत एमएलसी चुनाव से जुड़ी खबर के साथ करते हैं। एमएलसी चुनाव की काउंटिंग जारी है। झांसी में बीजेपी के बाबूलाल तिवारी आगे चल रहे हैं, वहीं गोरखपुर, फैजाबाद यहां पर भी बीजेपी को बढ़त हासिल है। तो बीजेपी प्रत्याशी देवेंद्र सिंह आगे चल रहे हैं। कानपुर की अगर बात करें तो निर्दलीय राज बहादुर को बढ़त है। बरेली में बीजेपी के जयपाल सिंह आगे चल रहे हैं। तो देखिए 5 सीटों पर इलेक्शन हुए थे, जिनमें 3 पर भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट आगे चल रहे हैं, तो वहीं 1 सीट पर निर्दलीय उम्मीदवार आगे चल रहे हैं और समाजवादी पार्टी का अभी तक रुझानों में भी खाता नहीं खुला है। ऐसे में देखिए समाजवादी पार्टी के तमाम बड़े नेताओं का ये दावा था कि 5 में से 5 सीट वही जीतेंगे, लेकिन यहां पर तस्वीरें कुछ और ही बयां कर रही है। हालांकि कल सुबह तक जो तस्वीर है वो पूरी तरह से साफ हो जाएगी कि 5 सीटों पर वो कौन कौन सी पार्टी होती है जो जीतकर। तो एमएलसी की 5 सीटों के लिए शिक्षक और स्नातक शिक्षक, ये 5 सीट जिनमें से बीजेपी 3 पर आगे है रुझानों में, वहीं 1 पर निर्दलीय आगे है। समाजवादी पार्टी की ओर से निराशा ही देखने को मिल रही है। हालांकि समाजवादी पार्टी का कहना है कि कई जगहों पर शिकायतें भी समाजवादी पार्टी के नेताओं की ओर से दर्ज कराई गई और शिकायत की गई है। बात कर लेते हैं कहां पर कौन इस वक्त आगे चल रहा है। तो झांसी की बात कर ले, झांसी प्रयागराज, जहां से बीजेपी के कैंडिडेट बाबूलाल तिवारी वो आगे चल रहे हैं। गोरखपुर, फैजाबाद की बात करें, यहां पर भी बीजेपी को बढ़त है। बीजेपी कैंडिडेट देवेंद्र सिंह आगे चल रहे हैं। कानपुर में निर्दलीय राज बहादुर को बढ़त हासिल है, तो बरेली में बीजेपी के जयपाल सिंह आगे चल रहे हैं। तो वहीं कानपुर उन्नाव शिक्षक सीट पर ताजा स्थिति क्या है, आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं। निर्दलीय प्रत्याशी राज बहादुर चंदेल को 4052 वोट मिले हैं, जबकि एसपी प्रत्याशी हेमराज सिंह गौर को 3171 वोट मिले हैं और भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी वेणु रंजन भदौरिया को 3052 वोट मिले हैं। दरअसल कई राउंड में गिनती होती है और अलग अलग राउंड की गिनती पूरी होने के बाद ही नतीजे तक पहुंचते हैं। झांसी प्रयागराज की बात कर ले, यहां पर शिक्षक खंड के लिए वोटिंग हुई है। बीजेपी प्रत्याशी बाबूलाल तिवारी जो कि 4534 वोट अब तक इनको मिल चुके हैं। निर्दलीय सुरेश त्रिपाठी को 4174 वोट मिले हैं। वहीं एसपी प्रत्याशी एसपी सिंह पटेल को 2763 वोट मिले हैं। यहां 26,000 से ज्यादा वोटिंग हुई है। और चलिए गोरखपुर फैजाबाद सीट की अगर हम बात कर ले तो बीजेपी प्रत्याशी देवेंद्र सिंह को 7898 वोट मिले हैं और समाजवादी पार्टी प्रत्याशी करुणाकांत मौर्य को 3671 वोट मिले हैं। तो वही भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को 4224 मत अभी तक मिले हैं। बरेली मुरादाबाद स्नातक सीट की बात कर ले, पहले राउंड में बीजेपी के जयपाल सिंह व्यस्त 4787 वोटों से आगे हैं। बीजेपी को 8578 वोट अब तक मिले हैं, जबकि समाजवादी पार्टी की बात की जाए तो 3891 वोट मिले हैं। 994 वोट निरस्त भी हुए हैं। काउंटिंग अभी चल रही है, पूरी रात काउंटिंग चलेगी और कल देर शाम तक नतीजे क्लियर हो सकेंगे। और इस वक्त कानपुर से अमित गंजू और गोरखपुर से रामगोपाल द्विवेदी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमित गंजू का रुख पहले कर लेते हैं। अमित, वहां की स्थिति, वहां की तस्वीर क्लियर कीजिए। देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये ग्रेजुएट्स का अगर हम बात करें या बात करें शिक्षकों की, तो ये चुनाव बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। ये आम चुनावों की तरह नहीं है, न तो विधानसभा की तरह है, न लोकसभा की तरह, न ये ग्राम प्रधान का चुनाव और न ही ये सभासदी का चुनाव है। इसमें सेलेक्टिव लोग और खासकर वो लोग जो इस प्रोफेशन से जुड़े हैं, अगर शिक्षकों की इस वक्त हम बात करें तो शिक्षकों के चुनाव में राज बहादुर सिंह चंदेल आगे चल रहे हैं। वो निर्दलीय प्रत्याशी और पिछले काफी समय से अगर बात देखी जाए तो चंदेल गुट इस पे भारी पड़ता है। अगर इनके आंकड़ों की बात करें, इनके टीचर्स की बात करें, कानपुर देहात और उन्नाव में इनका पूरा अपना एक सेगमेंट बना हुआ है। उसके अलावा तो इसी कड़ी में यहीं अगर बात की जाए हेमराज सिंह गौर की, तो वो कहीं ना कहीं सपा से समर्थित भी बताए जा रहे हैं। अब सेकेंडरी बात की जाए अगर स्नातक की अगर हम बात करें तो स्नातक में भारतीय जनता पार्टी के अरुण पाठक बढ़त बनाए हुए हैं। अगर क्योंकि ओवरऑल ये मैनुअली हो रहा है, पर्चियों से इसका सिस्टम हो रहा है। अगर बात की जाए बॉक्सेस की तो 281 टोटल बॉक्सेस थे वहां जो मौजूद। ठीक, अमित आप बने रहिएगा, लौटेंगे आपके पास में। गोरखपुर से हमारे साथ में रामगोपाल द्विवेदी भी जुड़ गए हैं। रामगोपाल का रुख कर लेते हैं। रामगोपाल, आपके पास क्या अपडेट? बिल्कुल, अभी जो है अधिमान फर्स्ट की जो गिनती है वो पूरी हुई है और आप सुन सकती हैं कि इस समय जो है आरओ के द्वारा उसका ऐलान भी किया जा रहा है। इनके द्वारा ये बताया जा रहा है कि जो
भाजपा के प्रत्याशी हैं देवेंद्र सिंह, उनको 7,935 मत मिले हैं, जबकि समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी हैं उनको 7,691 मत मिले हैं। इस हिसाब से करीब 4400 वोटों से पहले चक्र में जो पहले अनुमान की गिनती हुई है उसमें 4400 वोटों से करीब भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं वो अभी आगे हैं। अब दूसरे चक्र की गिनती जो है शुरू हो गई है। 14 टेबल बनाए गए हैं। अब ठीक मेरे सामने मैं दिखाने की कोशिश करूंगा कि 14 टेबल यहाँ पे बनाए गए हैं। अब 14,000 वोटों की दूसरे चक्र में यह गिनती शुरू होगी और इसका जो परिणाम है करीब 11 बजे के करीब दूसरे चक्र का आएगा। 11 से 11:30 के बीच में आएगी कि कितनी बढ़त भारतीय जनता पार्टी को मिली है या समाजवादी पार्टी। रामगोपाल, यहाँ पर 1 लाख से ज्यादा वोट पड़े हैं और आपने बताया कि अब तो दूसरे चक्र की काउंटिंग अब शुरू हो रही है जिसमें 14,000 वोटों की गिनती होगी। तो कुल कितना वक्त लग सकता है? क्या पूरी रात काउंटिंग होगी? पूरी रात तो काउंटिंग होगी ही होगी। अगर रिजल्ट जो है अधिमान 1 में आ जाएगा तो कल सुबह 10 बजे तक 7 से 10 के बीच में रिजल्ट आने की उम्मीद है। लेकिन अगर अधिमान 1 में रिजल्ट नहीं आता है तो ये जो रिजल्ट है कल शाम तक आने की उम्मीद है, क्योंकि इसकी जो गिनती होती है, गिनती में प्रक्रिया है कि जो भी प्रत्याशी विजयी घोषित होगा उसको 50% से 1 वोट अधिक पाना होता है। और ठीक है, आप नजर बनाए रखिएगा। लेकिन अभी तक जो रुझान सामने आए हैं उसे देखकर लगता है कि विपक्ष के जनता से जुड़े जो मुद्दे रहे उनका भी इस बार जनता पर कोई खास असर नहीं देखने को मिला है। आगे भी आपको अपडेट देंगे, लेकिन इस बीच रुक कर लेते हैं एक और बड़ी खबर का जो झांसी से मिल रही है। प्रयागराज खंड शिक्षक सीट पर बीजेपी आगे चल रही है। 26,000 वोटों की गिनती पूरी हो चुकी है और प्रथम जो फेज है उसकी गिनती अभी पूरी हुई है। सभी राउंड 26,000 मतों की गिनती पूरी हुई है और बीजेपी बता दें कि यहाँ पर 26,000 वोट ही पड़े थे। तो पहले राउंड जो प्रथम वरीयता यानी कि जो 1-2 नंबर लिखे होते हैं पर्चों पर, तो 1 नंबर वाले वरीयता वाले वोटों की गिनती हो गई है। 26,000 पूरे के पूरे वोटों की गिनती हो गई है और बीजेपी को यहाँ 8,453 बाबूलाल तिवारी को मिले हैं, जबकि सपा को 5,350 सुरेंद्र प्रताप पटेल को मिले हैं। निर्दलीय उम्मीदवार 7,865 सुरेश कुमार त्रिपाठी को मिले हैं। रामचरितमानस की बात कर लेते हैं। इस विवाद पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने हर उस साजिशकर्ता को जवाब दिया है जो यूपी का माहौल खराब करने की कोशिश कर रहा है। तो मुख्यमंत्री योगी ने बिना नाम लिए ही अखिलेश यादव पर निशाना साध दिया और विकास विरोधी बता दिया। पूरी रिपोर्ट दिखाने से पहले आपको सीएम योगी की वो बड़ी बातें बताते हैं जो उन्होंने कही थी। सीएम योगी ने एक अंग्रेजी अखबार को इंटरव्यू दिया था और इसी दौरान कहा था कि बेवजह विवाद से माहौल खराब करने की कोशिश हो रही है, लोगों को गुमराह कर समाज को बांटने की कोशिश हो रही है। इन लोगों के पास विकास का कोई एजेंडा है ही नहीं और इन लोगों ने यूपी की छवि को धूमिल कर दिया है। उत्तर प्रदेश में विकास और निवेश का माहौल बना है और इस महत्वपूर्ण मुद्दों से ध्यान नहीं हटाने दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा और आगे सीएम ने कहा कि 2 टूक ये बात भी साफ कर दी कि ओबीसी पहले भी हिंदू था और आज भी हिंदू है। ऐसे मुद्दों पर राजनीति ठीक नहीं है। रामचरितमानस पर विवादित टिप्पणी करने वाले, साधु संतों का अपमान करने वाले और धार्मिक ग्रंथ को बैन करने की मांग करने वालों को सीएम योगी ने करारा जवाब दिया है। सीएम योगी ने मानस कांड के जरिए मंडल कमंडल की राजनीति करने वालों की पोल खोल दी है और बेवजह माहौल खराब करने वालों को आगाह किया है। हमें इस बात को ध्यान में रखना होगा कि कोई भी शब्द इतना बुद्धि और विवेक तो होना ही चाहिए कि किस भाषा में लिखा गया और उस भाषा का लोकल स्तर पर उसको उसकी परिभाषा किस रूप में परिभाषित की जाती है। अब उस बात की चीज यानी हम लोग जो है उन लोगों को बताने लग जाए जिसको उस भाषा की समझ न हो, तो फिर अनावश्यक रूप से अपना मुंह भी खराब करना है। मानस कांड के जरिए नए नए एंगल से नए विवाद को जन्म दिया जा रहा है। एक वर्ग को टारगेट किया जा रहा है और ओबीसी दलित को साधने के लिए रामचरितमानस के कुछ अंश को अपने मुताबिक परिभाषित किया जा रहा है और इस विवाद को हवा देने में पार्टी का भी पूरा साथ मिला है। मानस विवाद में अब तक क्या हुआ समझिए। रामचरितमानस के कुछ अंश पर सवाल उठाए गए। ओबीसी और दलित के नाम पर
मानस पर टिप्पणी की गई। साधु संतों ने सवाल उठाने पर विरोध जताया। विरोध करने पर साधु संतों को अपमानित किया गया। मानस की प्रतियों को आग के हवाले किया गया। विवाद में 10 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ। उस एजेंडे के तहत लगातार बयान जारी किया जा रहा है जो मंडल कमंडल की राजनीति को परिभाषित करती है, और इसी पर जवाब देते हुए सीएम योगी ने कहा कि जिसके एजेंडे में ही यूपी की छवि को धूमिल करना है, जिसका लक्ष्य ही माहौल खराब करना है, उससे और क्या उम्मीदें की जा सकती है। देखिए, जिन लोगों का विकास का कोई एजेंडा नहीं, जिन लोगों ने यूपी की छवि को विकृत किया था, यूपी के यूथ के सामने पहचान का संकट खड़ा किया था, यूपी के आम नागरिकों को बदहाल किया था, आज जब उन्हें लगता है कि यूपी कुछ नया करने जा रहा है, उत्तर प्रदेश में कुछ नयापन हो रहा है, तो विकास और निवेश जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए इस प्रकार के मुद्दों को ला करके समाज के माहौल को खराब करने का कुछ सीएम योगी उत्तम से सर्वोत्तम प्रदेश बनाने के लिए निवेश का माहौल तैयार कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग उस विवाद पर अड़े हैं जिससे संत समाज में गुस्सा है। उस धर्म की आस्था पर चोट किया जा रहा है जिससे शहर शहर विरोध प्रदर्शन हो रहा है। उस ग्रंथ को अपमानित और जलाया जा रहा है जिससे लोगों का गुस्सा भड़क रहा है। बावजूद इस विवाद को शांत करने के नए नए एंगल से विवाद को जन्म दिया जा रहा है। हालांकि सीएम योगी ने साफ कर दिया है जिस वर्ग को वोट के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है वो भी हिंदू है। ओबीसी पहले भी हिंदू था, आज भी हिंदू है, इसमें कोई संदेह है क्या? सीएम योगी ने एक अंग्रेजी अखबार को दिए इंटरव्यू से साफ कर दिया है कि ऐसे लोग बेवजह विवाद को जन्म दे रहे हैं और जिस वोट के लिए जिस वर्ग को टारगेट किया जा रहा है वो भी उसी ग्रंथ की पूजा करते हैं। खैर, पहली बार रामचरितमानस विवाद में अपनी बात रखने वाले मुख्यमंत्री योगी का संदेश साफ है, वक्त आने पर इसका जनता ही इंसाफ करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं बजट की। केंद्रीय बजट के बाद में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और सीएम ने कहा कि केंद्रीय बजट विकसित भारत की कल्पना को साकार करने वाला है। 7 फोकस बिंदुओं को सप्तऋषि के रूप में लिया गया है। अमृत काल में भारत के अगले 25 साल का विजन बजट में छिपा है, ये कहा सीएम ने। ये बजट आशा और आकांक्षाओं का बजट है। लोक कल्याणकारी इस बजट से नए भारत और विकसित भारत की परिकल्पना साकार होगी। तो मुख्यमंत्री योगी ने आगे कहा कि भारत दुनिया की सबसे तेज गति की अर्थव्यवस्था है। भारत आज दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। योगी का कहना था कि इस यूनियन बजट में सप्तऋषि का मॉडल रखा गया है, यानी कि 7 अहम काम जिससे कि भारत विकसित राष्ट्र बनेगा। बजट में ग्रीन ग्रोथ का प्रावधान है। यूपी ग्रीन ग्रोथ की ओर आगे बढ़ रहा है। हम ऐसे मॉडल पर काम कर रहे हैं, ये कहना है सीएम का। यूथ पावर पर ध्यान दिया गया है। यूनियन बजट विकसित भारत की परिकल्पना को सामने रखकर बनाया गया है, ये मुख्यमंत्री ने ये बातें कही हैं। समावेशन के क्षेत्र में, फाइनेंशियल सेक्टर में जो कुछ भी अन्य नए प्रयास हुए हैं उन सभी 5-7 फोकस बिंदुओं को सप्तऋषि के रूप में, मार्गदर्शन के रूप में रख करके यूनियन बजट को कल केंद्रीय वित्त मंत्री जी ने देश की संसद में रखा है। स्वाभाविक रूप से यह यूनियन बजट एक विकसित भारत की उस परिकल्पना को साकार करता है जो आज प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन के अनुरूप जब देश अपनी आजादी का शताब्दी महोत्सव मना रहा होगा तब हर भारतवासी गौरव के साथ कह सकता है कि मैं दुनिया की सबसे बड़ी आर्थिक महाशक्ति के रूप में स्थापित भारत का नागरिक हूं। दुनिया के अंदर भारत के बारे में कहा जाता है, पूरी दुनिया आशा भरी निगाहों से भारत की तरफ देख रही है और देश के अंदर, उत्तर प्रदेश के लिए संभावनाएं हैं। एक ग्रीन ग्रोथ यानी
कैसे हम हरित विकास की ओर जा सके, कार्बन उत्सर्जन को कम से कम करके हम डेवलपमेंट का एक ऐसा मॉडल दें जो लोगों के सतत और समावेशी विकास के लिए महत्वपूर्ण हो सके। उस प्रकार के मॉडल को, चाहे वो एनर्जी के क्षेत्र में आप देखें, रिन्यूएबल एनर्जी का हो, हाइड्रोजन एनर्जी का हो, या फिर खेती किसानी के क्षेत्र में आप देखेंगे तो विषमुक्त खेती के लिए प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने का कार्यक्रम, या भारत की प्राचीन उस पद्धति को जो आज 2023 का वर्ष मिलेट ईयर के रूप में भी घोषित हुआ है। इधर सैकड़ों साल बाद आज राम जन्मभूमि मानो खिलखिला उठी। नगरी में हर तरफ राम भजन और जय श्री राम के उद्घोष सुनाई दे रहे हैं और माहौल भक्ति में क्यों ना हो, क्योंकि राम सीता जी की मूर्ति को तराशने के लिए नेपाल से शालिग्राम शिला यहां लाई जा चुकी है। तो पवित्र पत्थर को देखकर संत समाज में या फिर राम भक्त हर कोई अभिभूत होता हुआ नजर आया। आपको पूरी रिपोर्ट दिखाते हैं। घर को गुलशन सा मेरे सरकार आए हैं, सजा दो घर को गुलशन सा मेरे सरकार आए हैं। अवध में उत्सव है, जश्न है और माहौल मंगलमय है। साधु संत झूम रहे हैं, भक्त शीश नवा रहे हैं उस शिला पर जिसे नेपाल से लाया गया है, जिससे श्री राम प्रकट होने वाले हैं। मेरे सरकार आए, सजा दो घर को गुलशन सा अवध में राम आए हैं, सजा दो घर को गुलशन सा अवध में राम आए हैं, अवध में राम आए हैं, मेरे सरकार आए हैं। श्री राम के भक्त गदगद हैं और शालिग्राम शिला की पूजा कर रहे हैं। भक्तों का ये उत्साह और भी बढ़ जाता है जब उन्हें पता चलता है कि एक शिला से भगवान राम और दूसरी शिला से माता सीता की मूर्ति बनाई जाएगी। गुरुजी क्या नाम है आपका? महंत अवधेश दास। गुरुजी, पूरी अयोध्या उमड़ आई है, ऐसा लग रहा है कि जैसे वाकई एक बाजी फिर से जिस तरह से जनकपुर गए थे, भगवान राम और जानकी किशोरी जी को विवाह किए थे, 1 माह वहीं व्यतीत किए थे, उसी प्रकार से विवाह का उस तिथि पूर्ण हुआ और आज 1 माह बीता। हमारे राम और मैया सीता के सारे जो गए थे वही वापस आज शिला के रूप में आ रहे हैं और दहेज के भेंट में हमको दिए जा रहे हैं। और फिर उसके बाद हम तो शिला मान ही रहे हैं, उसको माता जानकी और भगवान राम का रूप उसको दे रहे हैं हम। अयोध्या में शालिग्राम शिला का 51 ब्राह्मणों ने पूजन किया और इन शिलाओं को राम मंदिर ट्रस्ट को सौंप दिया गया। नेपाल के पवित्र काली गंडकी नदी से इस पत्थर को निकाला गया और अभिषेक और विधि विधान से पूजा अर्चना के बाद शिला को 26 जनवरी को अयोध्या के लिए रवाना किया गया था। भगवान विष्णु का, गणेश गौरी का सबका पूजन हुआ और पुरुष सूक्त का पाठ हुआ। अच्छा, इनके क्या महत्व है गुरुजी? पुरुष सूक्त भगवान विष्णु को बहुत प्रिय है, इसलिए उनको प्रसन्नता के लिए, भगवान के लिए, अपने आराध्य के लिए, लक्ष्मी नारायण भगवान के लिए सभी 51 ब्राह्मणों ने मंत्रोच्चारण किया, पाठ किया। शालिग्राम शिला की भव्यता और दिव्यता अद्वितीय है, जिसके स्वागत में आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा। जिस शिला से भगवान राम और मां जानकी की मूर्ति बनेगी उसे बेहद चमत्कारी माना जाता है। इसके धार्मिक महत्व की बात करें तो शास्त्रों के मुताबिक शालिग्राम में भगवान विष्णु का वास माना जाता है। पौराणिक ग्रंथों में माता तुलसी और भगवान शालिग्राम का जिक्र भी किया गया है, इसलिए इन शिलाखंडों को बहुत ही खास माना जाता है। लोगों के मुताबिक गंडकी नदी में 33 तरह के शालिग्राम पाए जाते हैं। इनमें 24 किस्म के शालिग्राम को भगवान विष्णु के 24 अवतार से जोड़ा जाता है। मान्यता है कि जिस घर में शालिग्राम का पत्थर होता है उस घर में सुख शांति बनी रहती है। अयोध्या लाए गए शालिग्राम के एक शिला का वजन 26 टन जबकि दूसरे शिला का वजन 14 टन है।
इस दिव्य शालिग्राम से माता जानकी और रामलला की 5.5 फीट के बाल स्वरूप मूर्ति का निर्माण होगा। मूर्ति की ऊंचाई इस तरह तय की जा रही है कि राम नवमी के दिन सूर्य की किरणें सीधे रामलला के ललाट को रोशन करे, और जब श्री राम की मूर्ति बनकर तैयार होगी तो सोचिए नजारा कैसा होगा। मैं जिनसे भी बात कर रहा हूँ महिलाओं से रो दे रही हैं। हाँ भी ऐसा है कि एकदम रोना आ रहा है। कभी कल्पना की थी आपने? क्या नाम है आपका? जी रजनी। कभी कल्पना की थी? क्योंकि सब लोग कह रहे हैं कल्पना नहीं की थी और जीवित सही कल्पना नहीं हुआ था कि हम भी ये दृश्य को देख पाएंगे, लेकिन प्रभु की कृपा हुई कि ऐसा दर्शन हमको मिल रहा है। इच्छा उन्हीं की, जो हमें के दर्शन हो गए। जी दर्शन हो रहा है। देखिए हर कोई आरती करने के लिए बेताब है, चाहे वो बुजुर्ग हो चाहे वो महिलाएं, हर कोई रो दे रहा है। मैं झांसी से आया हूँ, मैं सिर्फ आरती करने के लिए, भगवान सला की पूजन के लिए आया हूँ। झांसी से उत्तर प्रदेश से आया हूँ मैं, और यहाँ पे रामचंद्र के शिला रो दे रहा है, माथा रख के रो दे रहा है। लग रहा है बिल्कुल ऐसा है कि बिल्कुल हमारे जन्मभूमि का कार्य हो रहा है, बहुत अच्छा कार्य हो रहा है। अयोध्या में शिला के स्वागत के साथ ही अब भक्तों को उस पल का इंतजार है जब रामलला का भव्य और दिव्य मंदिर बनकर तैयार हो जाएगा और भक्तों के लिए भगवान राम के द्वार को खोल दिया जाएगा। सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे सरकार आए हैं। सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे सरकार आए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और चलिए यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला जारी है।